छेद छेदयन्ति धातून् बृहयन्ति दोषेभ्यो धातून् रक्षयति च स्नेह छिन्ना दोषा स्वेदे द्रवीभवन्ति पश्चात् तेषां निर्हरं सुखेन भवति मृद्विका मधुपर्णी मेधा विदारी काकोली जीवक जीवन्ति शाल्पर्णय इति दशमानि स्नेहोपगानि भवन्ति। क्या बोल रहे हैं अभी? स्नेहन करने के लिए जो द्रव्य उपयोग में आते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्नेहोपक द्रव्य बोलते हैं। स्नेह का उपयोग कोई बता सकेगा? कोई सूत्र स्थान में देखकर घूम रहे? स्नेहन द्रव्य के गुण धर्म बताना और स्नेहन की कार्य भी बताना, कहाँ कहाँ पर स्नेहन करना है करके। उसमें बोला है कि जो मधुर मधुर शीत द्रव्य होते हैं, मृदु होते हैं, स्निग्ध होते हैं, वो शरीर के अंदर एक स्नेह कर देते हैं। स्नेह क्या करता है? शरीर के अंदर क्लीनता करता है, कोई भी दोषों को ये स्टैग्नेंट नहीं होने देता। अगर आप हर एक व्याधि के अंदर देखोगे तो उन्होंने स्नेहन का बहुत सारा उपयोग बोला कि भाई स्नेहन स्वेदन करो और बाद में क्या करो? वमन विरेचन करो। तो स्नेहन करना क्यों इम्पोर्टेंट है? अपने को ऐसा ही लग जाता है कि यार क्या है स्नेहन, तेल ही तो लगाना है एक्सटर्नल से, क्या ही हो जाएगा तेल लगाने से। अगर आप डल्लन की टीका पढ़ोगे ना तो डल्लन जी ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आप स्नेह कितने मात्रा तक करते हो उसके हिसाब से वो बोन अस्थि ऐसा। पहले तो अगर आप 5 मिनट तक अगर आप स्नेहन करते हो तो वो स्किन तक जाएगा, और 5 मिनट तक करते हो तो फिर वो मांस धातु तक, अस धातु तक जाएगा, ऐसे एक एक धातु तक जाएगा। अगर आपको शुक्र तक पहुंचना है स्नेहन करके, सिर्फ अभ्यंग यानी कि सिर्फ स्नेहन करते, तो आपको सिर्फ आधा घंटे तक आपको स्नेहन करना पड़ेगा। अगर आपको शुक्र अस्थि तक जाना है, अपन बोलते हैं कि नहीं कि अगर संधिगतवात का पेशेंट आ गया तो भाई सब स्नेहन करना है, तो कितने देर तक तुम्हें करना है? तो कितने देर तक करना है? आधा घंटे तक तुम्हें स्नेहन ऐसा करते ही रहना है, मर्दन करना ही करना है। हाँ, मालिश मतलब अगड़ना नहीं है, वो अलग अलग हिसाब से संप्राप्ति के हिसाब से तुम्हें करना है। पर अगर स्नेहन करना है तो ऐसा नहीं है बस तेल लगाओ तो स्नेहन हो जाएगा, खा लो तो कुछ स्नेहन हो जाएगा। वो स्नेहन कहाँ तक करना है ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। बाह्य स्नेह का बारे में अगर बोल दोगे इधर और बताया गया है कि द्रव्य बताया गया है घृत, तेल, सेंधव, पिपली, मधुक। सेंधव भी बहुत अच्छा क्लेदन कर देता है, शरीर के अंदर स्नेहन कर देता है। स्नेहन का वही है कि वैसा शरीर के अंदर दोष को सरगुणा मिल जाता है और दोष जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाते हैं। जैसे वात जहाँ पर रुक जाता है वहाँ पर पेन क्रिएट कर देता है। अब वात का अवरोध है, ऐसा पेन तो हो गए पेशेंट को, तो मैं ट्रीटमेंट क्या करने? स्नेहन करने, वात का अनुलोमन हो जाएगा तो पेशेंट का पेन वैसे ही कम हो जाएगा। ऐसे सिद्धांत से करना है। वैसे ही पित्त और कफ का भी है। कभी कभी कफ इतना रुक्ष हो जाता है कि नहीं तो वो गले के अंदर चिपक जाता है, इसलिए अपन मधुर मधुर शीत द्रव्य देके पहले कफ को बढ़ाते हैं, फिर कफ ठीक हो जाता है, कफ बाहर निकल जाता है। ऐसे भी होता है। और बोल रहा है स्नेहपग जो द्रव्य होते हैं वो पृथ्वी, जल, भूयष्ट गुणयुक्त होते हैं। तानी तो दोषान क्लेदयति, दोषों को क्लेदन करता है। धातु को बृहति, धातु को बढ़ाने के लिए होता है। दोषभ्य धातु न रक्षयन्ति च, दोष धातु का रक्षण करने वाला ऐसा स्नेहन क्रिया है। स्नेहन क्रिया, स्नेह क्लीन्न दोषा स्वेद द्रव्यबंधी। देखो जो स्नेहन है ना वो दोषों को क्लीन्न करता है, और जो स्वेदन होता है ना वो द्रवीभूत करता है। यानी कि स्नेह क्या करेगा? दोषों को क्लीन्न करेगा, वहाँ से निकाल देगा अच्छी तरह से, और जो स्वेदन है ना वो उसको द्रवीभूत करेगा, लिक्विफाई करेगा और उसको बाहर निकालेगा। पश्चात तेषाम निरहरम सुखेन भवति, और उसके बाद में सुखपूर्वक क्या होता है? निर्हरण होता है दोष का। इसलिए स्नेह सबसे इम्पोर्टेंट है जिंदगी में। अगर तुम स्नेहन करना सीख गए, इंटरनल स्नेहन, एक्सटर्नल स्नेहन, तो पूरा एक, अगर तुम सुश्रुत का अगर ये कोटेशन देखोगे, बोलता है कि स्नेह आमय पुरुष, स्नेहामय पुरुष, स्नेहमय पुरुष है। जो पुरुष जो बना है पूरा का पूरा 100% स्नेह से बना हुआ है। क्योंकि तुम पूरे सेल्स का स्ट्रक्चर बोलोगे तो पूरा लिपिड से बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ये जो कोलेस्ट्रॉल के होते हैं कि नहीं, पूरा का पूरा स्नेह से बना हुआ है। ऐसा सुश्रुत का कहना है कि भाई सब पूरा जो शरीर है पूरा पुरुष ही स्नेह का बना हुआ है। इसलिए आपको स्नेहन करना सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे मालिश डेली करनी चाहिए अपने आप को। हाँ, आगे बता रहे। हाँ, उसके द्रव्य बताए। मृद्विका सबसे बढ़िया है। मृद्विका
द्राक्षा जो है अपने को मनुक का इसलिए ही खाना चाहिए, अनुलोमन भी करता है, स्नेहन भी करता है शरीर के अंदर। मधुक होगा यष्टि मधु, मधुपर्णी, गुड़ी चीका बताया गया है उन्होंने, पर पर्ण यूज करना है ऐसा मे भी हो सकता है उनका इंटरप्रिटेशन। मैदा हो गया, मैदा तो मिलते नहीं है पर विदारी कंद मिल जाता है, मधुर मधुर शीत है। काकुली, जीवक, जीवंती, शालपर्णी, ये सभी मधुर मधुर शीत द्रव्य है जो सभी स्नेहन करने के उपयोग में आते हैं। वात व्याधि में बहुत ही अच्छा उपयोग होता है, पर बाकी की व्याधि में भी आपको स्नेहन क्रिया समझनी चाहिए। आपको पढ़ना है तो आप पंचकर्मा का कस्तूरी का बुक ज़रूर पढ़ना। अगर ज़िंदगी में कुछ नहीं पढ़ा, यानी कि अगर आपने पंचकर्मा का कस्तूरी नहीं पढ़ा तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। आयुर्वेद समझ में ही नहीं आएगा। स्नेहन का इतना बढ़िया अध्याय है, कम से कम 100 से 200 पेज का कंटेंट दिया हुआ है। पंचकर्म ये बुक ज़रूर पढ़ना। स्नेहन क्या है वो इतना ज़बरदस्त है कि वो मॉडर्न के पैरामीटर्स पर हर एक सिद्धांत के वो बाद में रिसर्च पेपर भी उन्होंने पब्लिश करे हुए हैं कि वैसे स्नेहन करता क्या है, कैसे वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, कैसे कम करता है, कैसे दोषों को बाहर निकालता है। पूरा पीछे से उनके जब अध्याय एंड होने लगता है तो उधर से उनके ये भी किया हुआ है, उन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश करके भी बताया गया है कि बस्ती के स्टमक के अंदर आधा घंटे में ही पहुंच जाती है। अब ब्रेन के अंदर अगर कुछ होता है ऐसे पैरामीटर्स तो उधर भी अपने को चेक कर पाते हैं। ऐसे उनके बढ़िया से उन्होंने रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए हैं। आगे पढ़ो। स्वेदपक। स्वेदोपगम स्वेदन क्रियाणां सहायत्वेन उपगच्छति ततः स्वेदोपगम। स्वेदोपगम द्रव्यं प्राय आग्नेयं तत्तु शरीरे औष्णम् उत्पादयति, दोषान् पचति, रोतोमुखानि विकासयति, पित्तं प्रकोपयति, वातकपयो शान्तिं च करोति। स्नेहेन क्लिन्ना दोषा स्वेदे द्रवीभवन्ति, द्रवदोषाणां बहिर्निष्कासनं शोधनेन सुखेन भवति। शोभाञ्जन एरण्डक अर्क वृश्चिर पुनर्नवा यवतिलकुलत्तमाश भद्राणि इति दशमानि स्वेदोपगानि भवन्ति। स्वेदन क्रिया सहायत्वेन उपगच्छति तत् स्वेदोपगम, यानी कि जो स्वेदन करने में उपयोग होता है उसको स्वेदोपक द्रव्य से बोलते हैं। यानी कि जो स्वेदन क्रिया को उपयोगी होता है, ऐसा नहीं कि ये द्रव्य लेने के बाद डायरेक्टली स्वेदन हो जाएगा, पर उसमें सहायता हो जाएगी, ऐसे बोल रहे हैं। स्वेदोपक द्रव्य प्राय अग्नियम, अग्नि ही द्रव्य होते हैं। शरीर के अंदर उष्णता क्रिएट करते हैं, दोषों को पचन करते हैं, स्रोतोमुख को विकासयति, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वह सब स्रोतोमुख का शोधन करते हैं। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखना है आपको तो आप अस्थमा के पेशेंट हो गए, एक्यूट ब्रीथलेसनेस के अगर पेशेंट आते हैं कि नहीं, तो पूरे छाती के ऊपर आप तेल लगाओ, स्नेहन करो और उसके ऊपर से आप नाड़ी स्वेदन कर सकते हो, या डायरेक्ट आप रुक्ष स्वेदन यानी कि कोई कपड़ा गर्म तवे के ऊपर रख के ऐसा आप स्वेदन करोगे ना तो सच में ऐसा अस्थमेटिक अटैक कम होते हुए मैंने भी देखा हुआ है। एक बच्ची थी, हरदम वही एग्जांपल देता हुए कि मेरे दीदी की बच्ची थी 5 साल की, उसको अचानक से रात के 2-3 बजे के आसपास नहीं का अस्थमा का अटैक आ गया, एकदम ब्रीथलेसनेस हो रही है और इतनी खांस रही कि क्या बताए भाई साहब, हर मिनट में खतरनाक खांस रही, पूरी लाल हो गई है। अब करे तो करे क्या, मॉडर्न मेडिकेशंस वगैरह कुछ थे ही नहीं अपने पास। मैंने बोला चलो भाई साहब 15 मिनट तक कुछ ना कुछ अपनी ट्रीटमेंट करके देखते हैं। मैंने गया, उनको किचन के अंदर लेके गया, पहले पूरे छाती के ऊपर अर्नोपेन एलिमेंट था, उसके अंदर बहुत उष्णता क्रिएट करता है वो, ऐसा जो संदिग्धवाद के लिए यूज़ करते हैं अपन तेल, वो ऐसा लगाते हैं गर्म, ऐसा आयोडेक्स के जैसा, लेकिन ऐसा इफेक्ट आता है। उसके अंदर गंध पूरा तेल है, गौतिल फेरिया ऑयल ऐसा है एक कंटेंट, तो उससे ऐसा हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। गंधपुरी तेल। हाँ, गंधपुरा तेल, अर्नोपेन लिनीमेंट, शल्य के लिनीमेंट नहीं का, सेम टू सेम शल्य के लिनीमेंट हो गए, कोई भी लिनीमेंट, आयोडेक्स ही पकड़ लो, आयोडेक्स के अंदर भी वही कंटेंट है, सब हीट क्रिएट करते हैं वो। तो ऐसा पूरे छाती को लगा दिया उसके, और उसके बाद में उसको वृक्ष स्वेदन यानी कपड़े से उसके गरम सिकाई करने लगा, और इंटरनल भी कुछ काशग्नि मेडिसिन दे दी, श्वासग्नि मेडिसिन दे दिए, और उसका वेग आधा घंटे में पूरा सेटल डाउन हो गया और वो आराम से सो भी गई पूरी रात भर तक। ऐसा बढ़िया एक्सपीरियंस था, जो कि श्वास की चिकित्सा के अंदर बोला है कि श्वास का वेग आ जाए तो सबसे पहले भाई साहब तुम्हें स्नेहन स्वेदन करना है। तो ऐसा करना है स्नेहन स्वेदन, आपके पास कुछ नहीं है, घर में ही करना है,
तो डायरेक्टली आप किचन में ले जाओ, गैस के ऊपर आपका तवा रख दो, उसके ऊपर कपड़े से आप ये करते रहो, उसके छाती को सिकाई करते रहो, तो बढ़िया हीट भी मिल जाएगी, स्नेहन भी हो जाएगा, स्वेदन भी हो जाएगा। कफ का विलयन करता है, दोषों को पचन करता है, यानी स्त्रोतमुख का विकासन करता है। ये को आर्टियल्स जब अपने ब्रोंकियल्स हो गए है कि नहीं, एल्यूला, अगर वो कॉन्स्ट्रिक्शन में जाते हैं तब पेशेंट को श्वास लगती है, कांस लगता है, तो ये स्नेहन स्वेदन क्या करेगा, सबसे पहले तो वो जो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है उसको रिलैक्स कर देता है। ये इतना बड़ा सिद्धांत है उनका। अब देखो ना, आप ऊपर से छाती के ऊपर से गर्म पट्टी रख रहे हो तो अंदर की तरफ हीट ट्रांसफर होगी कि नहीं होगी, ट्रांसफर होती है कि नहीं होती, हीट तो ट्रांसफर होगी ना बॉडी के अंदर। वैसे ही वो हीट ट्रांसफर होते होते, जैसे आप 5 मिनट तक 10 मिनट तक ऐसा तीक्ष्णपन ने स्वेदन दे दिया तो पूरे अंदर तक, लंग्स के अंदर तक वो हीट जाएगी, और जो एल्यूला तुम्हारे कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुकी है, जो ब्रोंकियल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं है कि नहीं, वो पूरे रिलैक्स हो जाते हैं। यही सिद्धांत है स्नेहन स्वेदन। और स्नेहन भी करना है तुम्हें कंटिन्यू, और स्वेदन भी करना है कंटिन्यू। हर एक सिद्धांत को जान लो कि ये शास्त्रकार क्यों, शास्त्र जो है क्या कहना क्या चाहते, क्यों बोल रहे हैं स्नेहन स्वेदन अस्थमा में करने का, और हर जगह ये स्नेहन स्वेदन ही क्यों बोल रहे हैं। अपने का तो बहुत चिंदी सी चीज लगती है, क्या है स्नेहन स्वेदन। तो फिर से मैं बोलूंगा, वो एक बार बुक पढ़ लो तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपको समझ में नहीं आता कि भाई साहब स्नेहन स्वेदन क्या है। जब ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई स्नेहन क्या करता है, स्वेदन क्या का क्यों करना है। मॉडर्न के पैरामीटर्स के ऊपर भी, मॉडर्न की भी बुक पढ़ोगे अपन तो वहाँ पर हॉट से बात क्यों करना है, स्पिंटर को रिलैक्स कर देते हैं। मॉडर्न के अंदर भी सेम टू सेम है, अपने को अप्लाई करना आना चाहिए करके। पित्त प्रकोपेति, पित्त को बढ़ा देता है ज़्यादा देर तक अपन करोगे तो। वात कपयो शांतिम च करोति, वात कप की शांति कर देता है। स्नेहनम क्लिन्न दोषा, स्नेहन क्या करता है, क्लिन्न करता है दोषों को। स्वेदन क्या करता है, द्रवीभूत करता है। द्रव दोषा नाम बहिर्निष्कासनम, यानी कि द्रव दोष को बहिर्निष्कासन करने के लिए, शोधन के लिए सबसे इफेक्टिव होता है। यानी कि आप वमन विरेचन कर दोगे तो इजीली कफ जो है, पित्त जो है बाहर निकलने लग जाएगा। और एक स्वेदन का साइड इफेक्ट, अगर आप सूत्र स्थान में जाओगे ना, स्वेदन बहुत ही अच्छा बड़ा है। अब पेशेंट को ही धूप के अंदर काम कर रहा है कि नहीं, दिन भर उसने धूप के अंदर काम किया, कंट्रोल धूप के अंदर काम किया, और उसको संदिग्धवाद की कंप्लेंट लेके आ रहा है। तुमने हेतु पूछा ही नहीं, क्या हेतु है यहाँ पर, हीट। स्वेदन के अतियोग के अंदर लक्षण लिखा है संधिशूल। क्या बात है, कहाँ से कहाँ। हाँ, स्वेदन के अतियोग के लक्षण है संधिशूल। अब तुम्हारे पास पेशेंट आ रहा है संदिग्धवाद की कंप्लेंट लेके, ना तुमने हेतु पूछा, तुम बता रहे हो कि भाई सब गुनगुने पानी से सिकाई करो, चलेगा कि ये काम, उल्टा और बढ़ेगा। उसका संधिशूल ठीक ही नहीं हो रहा, पेशेंट बोल रहा डॉक्टर साहब तो ये ठीक ही नहीं हो रहा। तुमने ना हेतु पूछा, तुम्हारा डायग्नोसिस ही गलत था, तुमने संदिग्धवाद करके, संदिग्धवाद करके भाई साहब तुमने ये करा। वो तो संदिग्ध पित्त होना चाहिए था, वहां पर तुम्हें स्तंभन चिकित्सा करनी थी, कषाय रसात्मक द्रव्य देने चाहिए थे। ये स्नेहन तो होना चाहिए। स्नेहन से भी ये, स्नेहन भी नहीं, ये करना चाहिए था आपको, स्तंभन करना चाहिए था। शीत द्रव्य का आप लेप दे सकते हो, है कि नहीं, शीत तेलों का आप उपयोग कर सकते हो। तो ऐसा सोचना है, इसलिए हर एक रेफरेंस आपको याद होना चाहिए। देखो अब स्वेदन, अगर स्वेदन आप ज़्यादा प्रमाण में कर दोगे तो जो दोष है अंदर के द्रवीभूत हो गए। अब तुम्हारे संधियों के अंदर, मसल्स के अंदर ज़्यादा ही द्रवीभूत अगर हो जा रहे हैं तुम्हारे दोष, और धातु भी तो हो जाएंगे ना द्रवीभूत। तुम ज़्यादा ही धूप के अंदर काम कर रहे हो तो द्रवीभूत होने के बाद क्या होगा, धातु का क्षय होगा। धातु का क्षय होगा कि नहीं, अग्नि गुण धर्म अगर तुम ज़्यादा कर रहे हैं, अब धातु का क्षय हो जाएगा तो संधि में शूल होगा कि नहीं होगा। ऐसा कंसेप्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट है संधियों की होती है, इसलिए सबसे पहले सिम्टम उधर संधियों में मिले, इसलिए उन्होंने स्वेदन के अतियोग में बोला है संधिशूल। तो ऐसा नहीं ऐसा संधिशूल ऐसा लेना है। स्वेदन मतलब क्या, जो स्वेद को उत्पन्न करे, खत्म बात। तुम धूप में खड़े रहो 4 घंटे, स्वेदन आ रहा है, स्वेदन होगा। अतियोग तो होगा जब तुम्हें 1 घंटे तक खड़ा करना था, 2 घंटे तक खड़े रहना था, तुमने 4-5 घंटे तक कुछ काम के कारण कुछ भी हो जाए कर लिया, तो ऐसा स्वेदन का अतियोग। नहीं, शास्त्रकार का अतियोग का तुम ऐसा एलेबोरेट कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, उसके द्रव्य बताते हैं स्वेदन के। शोभांजन सबसे बढ़िया, शीघ्र है, शीघ्र स्वेदन करते हैं तो आप एक शीघ्र का टैबलेट भी आती है,
शीघ्र गूगल के नाम से आती है, शीघ्र गूगल भी आप बढ़िया स्वेदन के लिए आप यूज़ कर सकते हो शरीर के अंदर अगर आपको स्वेदन करना है तो। अब स्वेदन क्या है फिर से मत पूछ लेना, अब ये सिद्धांत सब तरफ ही यूज करेंगे। रक्तपित्त के पेशेंट को तुम दोगे क्या कुमरे स्वेदन? नहीं डॉक्टर। फिर उसमें शीघ्र दोगे कि तुम रक्तपित्त के पेशेंट को? नहीं दी। हाँ, एरंड भी नहीं देना है। क्यों नहीं देना है रक्तपित्त के पेशेंट को स्वेदन? वो पहले वो है हाँ, और ब्लीडिंग बढ़ाएगा। वो ब्लीडिंग बढ़ाएगा। एरंड हो गया, एरंड भी स्वेदन करता है, मधुर मधुर उष्ण है पर, है कि नहीं? मधुर मधुर होके भी उष्ण है, इसलिए वह स्वेदोपग में उपयोग में आता है। पुनर्नाव हो गए दोनों दोनों। अर्क, अर्क भी बहुत ही उष्ण होगा। रुचिर और पुनर्नाव, इसको भूलना नहीं है। कभी कभी अपन पुनर्नावा शोधक करके अपन डायरेक्टली प्रिस्क्राइब कर लेते हैं, पर कभी कभी ये भी भूल जाते हैं कि भाई साहब पुनर्नावा और भी रेफरेंस में बताया कि ऐसा वो स्वेदन भी कर देता है कि नहीं? ऐसे कंडीशन में नहीं देना है जहाँ पर स्वेदन नहीं करना है तुम्हें। हाँ, वातित पित्त हो तो तुम्हें भाई साहब वृच्चिर पुनर्नावा दोनों के दोनों आपको यूज़ करने हैं। इसलिए हर एक द्रव्य समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं तुम ब्लाइंडली शीघ्र लिख रहे हो, तुम कह नहीं सकते कि तुम्हारे पास एक द्रव्य तुम्हें परफेक्टली आता है, तुम बोल ही नहीं पाओगे कि एक द्रव्य मुझे परफेक्टली आता है करके। यव हो गया, तिल हो गया, तिल भी स्वेदन करते हैं। इसलिए जिस आदमी को ज़्यादा ठंड बचती है विंटर सीजन के अंदर, इसलिए यहाँ पर राजस्थान में भी वो तिल कुटा खाने का यहाँ पर एक ये है जो ऐसा तिल खा लो क्यों शरीर के अंदर तिल का भी स्वेदन मालिश हाँ, वो भी चलेगी। मालिश करो, इसलिए तो श्वेतपग में बोला हुआ है ना। कुलत्त होगा, माश होगा, माश के भी लड्डू खाते हैं, बदर भी बोला हुआ है। ऐसे दशमानी स्वेदपगानी भवंती ऐसे बोले गए हैं। आगे बोल रहे हैं वमनोपग, वमनोपग पढ़ लो एक बार। वमनोपग वमन क्रियाणां सहायत्वेन उपगच्छति तत वमनोपगम। वमनोपगानि द्रव्याणि प्राय अग्निवायुभूयिष्ठानि तानि तु आमाशये गतान् दोषान् मुखेन निष्कासयन्ति। तानि तु आमाशये उत्क्लेशं जनयन्ति यथा सेन्दौ सर्षपा पिप्पली मधुकं च। तथा च तानि उदानं प्रकोपयन्ति। प्रकोपित उदान सर्वान् दोषान् ऊर्ध्वमार्गेण क्षिपति यथा कटुतुम्बी निम्बकोशातकी च। मधु मधु कोविदार कर्बुदार नीप विदुल बिंबी शनपुष्पी सदापुष्पी प्रत्यक्पुष्पी इति दशमानि वमनोपगानि भवन्ति। वमनोपग से सबसे बढ़िया केस मुझे याद आता है, एक मेरे दोस्त का फोन आया सुबह सुबह 8-9 बजे के बीच में। बोल रहे कि मेरा हेडेक बहुत तीव्र शूल हो रहा है, इतना हेडेक हो रहा है कि स्वप्निल अब क्या करूँ मैं, पेन किलर भी ले ली तब भी वो कम नहीं हो रहा, करूँ तो करूँ क्या। मैंने बोला कल रात क्या खाना खाया? वो बोल रहा था कि मैंने नॉनवेज खाया था जो कि पचा नहीं है मेरा, मैं पेट साफ होने गया ही नहीं, बस फिर हो गई। फिर वैसा हेडेक उसको तीव्र हो रहा था। मैंने बोला गर्म पानी ले, आधा चम्मच नमक डाल 1 लीटर पानी में। मैंने बोला 1 गिलास तो पानी पी, मेरे सामने फ़ोन चालू रख। जैसे पानी पिया उसने, अक्खा यानी कि जितने पेट के अंदर के स्त्राव थे एकदम वाइटिश, और जो आलू टमाटर ऐसे पूरी की पूरी जो खाना खाया था रात में पूरा का पूरा बाहर निकला। और उल्टी से सद्यवमन किया ना, 1 गिलास पानी पिलाया उसको, बोला 2 उंगलियां डाल दे, है कि नहीं, अंदर जैसे अपन वमन इंड्यूस करते हैं, उसने ऐसा करती वैसा पूरा पेट का पूरा बाहर निकल गया। और जैसा पेट का बाहर निकला 2 मिनट में पूरा हेडेक गायब। वो गैस बनी थी ऊपर, शिरशूल था, है क्या नहीं, पहले डायग्नोसिस। एब्डोमेन की इतनी कंप्लेंट नहीं थी, बस इतनी कंप्लेंट थी एब्डोमेन की, यार पेट भारी भारी सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा पचन नहीं हुआ। देखो डायग्नोसिस कितना चेंज हो गया। अगर तुम शीर्षुल मान के इधर शीर्षुल आदि वज्र रस दे देते, नस्य कर देते, तो डायग्नोसिस गलत हो जाता था। इसलिए पेशेंट को पूछना, यानी कि था पेट के अंदर पड़ना, है क्या नहीं, जैसे ही उल्टी कराई उसका शीर्षुल ही रुक। सबसे पहले अग्नि देखो, अन्नवा देखो, उधर की गौरवता है कि नहीं वो देखो। ऐसा वमन पक्का, यानी कि वमन का महत्व क्या बताऊं मैं।
ऐसा है। बस आमाशय की शुद्धि करता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आमाशय से मैक्सिमम व्याधि हो जाती है, इसलिए जोर के अंदर भी वमन बोला गया है करने के लिए। कहाँ नहीं कहा गया है वो भी कंडीशन दी गई है, और बोला है कि करना चाहिए करके। वमन क्रिया याम सहत्वेन, यानी कि वमन क्रिया का जो उपयोगी करवाते हैं वो वमनोपक बोला है। वमनोपगानी द्रव्यानि अग्निवायु भूयिष्ठ ऐसे द्रव्य होते हैं। तानि तो आमाशयत्वा दोषान मुखेन निष्कासिति, आमाशय के अंदर के पूरे दोष बाहर निकालने में कौन उपयोग करता है? कुमरे बताओ आमाशय मतलब क्या? आमाशय का रेफरेंस बताओ, कौन बताएगा मुझे? वृक्षस्वेद भी का है ना बस आमाशय में? क्या? वृक्षस्वेद आमाशय में? नहीं वो तो है, आमाशय का रेफरेंस पूछ रहा हूँ मैं। आमाशय मतलब क्या चरक के हिसाब से? कहाँ से कहाँ तक का एरिया मतलब आमाशय है? नाभि स्तनांतर। हाँ, नाभि स्तनांतर गंतो, नाभि से लेकर स्तन तक का जितना भी प्रदेश है पूरा का पूरा चरक जी बोलते हैं कि ये मेरा आमाशय है, जिसमें अपने स्टमक आ गई, डियोडिनम जेजुनम दोनों के दोनों आ गए। ऐसे कैसे है, ऐसा उनका कहने का तात्पर्य है। तो जो वमन है दोनों चीज़ों रीजन के ऊपर अच्छे से काम करता है, ऐसा कहने का तात्पर्य था। तानी तो आमाशयगत्वान दोषान मुखेन निष्कासयति। और एक बताता हूँ मॉडर्न के कंसेप्ट, एक नेचुरोपैथिक का बुक पढ़ लेना, शायद उनका रिसर्च पेपर रहेगा, कुछ तो भी है। अब अब एक स्किन डिसीज है, जैसे कुष्ठ के अंदर अपन वमन करवा देते हैं, कुष्ठ कम हो जाता है। क्या लॉजिक है इसका? क्या लॉजिक क्या है इसका? स्रोत दृष्टि दूर, रसवत दोष आमाशय। वही बात होगी, स्रोत दृष्टि दूर करता है। और उन्होंने रिसर्च पेपर बढ़िया से किया, जो गट के अंदर माइक्रो बायोमाटा हो जाता है, माइक्रो फ्लोरा जो हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक फ्लोरा बन जाता है। ये क्या कर देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ने क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, खुद के ऊपर एक लेयर बना लेती है अलग से। अब तुम कितनी भी मेडिसिन खाओ, कुछ भी करो, क्या होगा? और इतनी स्ट्रांग लेयर बना देते हैं ना, उसके नीचे उनका जो है ना बैक्टीरियल फ्लोरा वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और वो स्किन को जो ये नहीं क्या मैनिफेस्टेशन वो करते रहता है, यानी कि टॉक्सिन्स कंटिन्यू एब्जॉर्ब हो रहे हैं। इसलिए शोधन का महत्व आयुर्वेद में सबसे पहले बताया गया। जिससे ही तुम वमन करवाते हो, सोरेसिस का पेशेंट हो, कुष्ठ का पेशेंट हो, फटाक से रिस्पॉन्ड करना चालू कर देता है। क्यों? यही बैक्टीरियल फ्लोरा, आम तुम्हारे, यानी कि आयुर्वेद की भाषा में अपन बोलो तो ये आम ही है सब कुछ। आम की चिकित्सा करो, तुम्हारी सभी चिकित्सा हो जाएगी। तो वमन क्या करवाता है बेसिकली, ये जो बैक्टीरियल फ्लोरा है, विरेचन भी वही करता है। फोर्सफुली अगर आप किसी भी द्रव्य को बाहर निकालोगे, जैसे आप विरेचन कराओगे, तो फोर्सफुली पूरी ही डाइजेस्टिव अपनी धुल जाती है, जितने भी दोष है वो भी बाहर निकलेंगे, पूरी डाइजेस्टिव धुल जाती है। तो जो ऐसा बैक्टीरियल फ्लोरा है जो अपने को टॉक्सिन्स क्रिएट करता है वो भी धुल जाता है। इसलिए वमन और विरेचन करना सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आपका। और सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके पास पेशेंट भी आता है, सबसे पहले पंचकर्म करो। सोचो इस पेशेंट में क्या पंचकर्म कर सकता हूँ मैं। जैसे मैंने उस हेडेक हो रहा था मेरे दोस्त को, उधर गौरता लग रही थी, पेट साफ नहीं हुआ था, पहले मैंने पंचकर्म का ये किया। मैं उसको बोल भी सकता था कि ये शीर्षुरादि वज्र रस ले, तो मैंने बोला हो क्या। इसलिए सबसे पहले तुम्हें पंचकर्म ही ढूंढना है, और पंचकर्म इतना ज़बरदस्त इफेक्ट देता है, 5-5 मिनट में तुम्हारे पेशेंट ठीक हो जाते, जैसे हेडेक का पेशेंट था। इसलिए हेतु निकालना सबसे पहले सीख लो कि ये भाई साहब ये व्याधि हुई है, क्यों हुई है, क्या हेतु क्या है इसका। इसलिए हेतु सबसे इम्पोर्टेंट। आगे बता रहे हैं, तानि तो आमाशय उत्क्लेशम जनयंती, यथा सेंधव, आमाशय को उत्क्लेश करने के लिए सेंधव बोल रहे हैं, वही अपन सेंधव जल सद्य वमन के लिए अभी यूज जो किया था। सरसप पिपली का भी उपयोग आप कर सकते हो, मधुक का उपयोग कर सकते हो। छोटे बच्चे अगर है, यष्टि मधु और दूध के अंदर डाल दो, है क्या नहीं, उसको पिला दो, 2-3 गिलास पिला दो, वैसे ही उल्टी कर देगा वो। बच्चों के अंदर भी आप वमन करवा सकते हो। प्रवीण जोशी सर जो है वो बच्चों के अंदर बहुत अच्छा से वमन कराते, ऐसे ही कराते वो। चच चानी तो
तानि च उदान प्रकोपिति, उदान वायु का प्रकोप कर देता है ये। प्रकोपित उदान सर्वदोषान ऊर्ध्वमार्गेण क्षिपति, उदान के कारण सभी दोष बाहर की तरफ निकल जाते हैं। यथा कटुतंबी निम्ब कोशातकी च, कटुतंबी है, निम्ब है, कोशातकी है। निम्ब का भी उपयोग आप कर सकते हो। मधुक है, यष्टि मधु, और मधुक भी है। मधुक यहाँ पर दोबारा है। ये जो मधुक है ये एक मोह है। ये मोह के जो फूल आते हैं ना, वो भी वमन करवा देते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। आगे बोले हैं कोविदार, कर्बुदार, नीप, विदुल, बिंबी, शन पुष्पी, सदा पुष्पी, प्रत्येक पुष्पी। सबसे ज़्यादा अगर हर एक व्याधि के अंदर अगर आप जाओगे ना, जैसे कुष्ठ के अंदर अलग अलग द्रव्य बताए गए हैं कि आपको कुटच से ही करना है, इंद्रियों से आपको वमन करवाना है। जैसे हर एक व्याधि में जाओगे ना आप, तो स्पेसिफिक द्रव्य बताए गए हैं उन्होंने, किसी द्रव्य से वमन करवाना है। कल्पस्थान में भी आप वमन को एक्सप्लोर कर सकते हो। वमन के बहुत सारे अध्याय बताए गए हैं, वमन की व्यापक क्या क्या होते हैं। अच्छा, डीपली उन्होंने बताया है। विरेचन के बारे में पढ़ लेते हैं। जो विरेचन किया कोई उपयोग में लाते हैं, यानी वो उपयोगी है, वो विरेचनोपक ऐसे कहलाते हैं। विरेचन द्रव्य जो पाय पृथ्वी जल भूयिष्ठ होते हैं, क्योंकि वो गुरु गुण के कारण अधोगामी होने चाहिए, है क्या नहीं। इसलिए बोलते गुरुत्वान दोषान अधो मार्गेन गुदेन निष्कासयति, यानी वही वो मैंने ना फोर्सफुल, अगर तुम डायरेक्शन कर देते फोर्सफुली तो पूरा जो बैक्टीरियल फ्लोरा है निकल जाता है, दोष पूरे बाहर निकल जाते हैं। इसलिए उन्होंने अतिसार के अंदर भी बोला है कि ऐसा जब अतिसार होता है पहले टाइम में, तो उसके दोषों की उपेक्षा करो। पहली ही बार में ये तुम्हारे अतिसार के वेद मत रोका करो। अगर आप रोक देते हो, यही अगर किसी बैक्टीरियल फ्लोरा के कारण अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग हो, तो वो अगर अतिसार क्रिएट कर देती है। और अगर तुम उसमें स्तंभन कर देते हो, तो ऑलरेडी टॉक्सिन्स बाहर निकलने वाले तुमने रोक दिए। इसलिए ऐसा विरेचन अगर हो रहा है अपने आप से, यानी कि अतिसार हो रहा है, तो होने दीजिए। तो विरेचन से बैक्टीरियल पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ही धुल जाएगी, और जो पोषण हो रहा है, दोषों का पोषण हो रहा है, वो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए विरेचन सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने सबसे ज़्यादा एरंडा हृतिकी हो गया, एक कैस्ट्रोलैक्स नाम से भी एक टैबलेट आती है जिसके अंदर एरंडा तेल भरा हुआ है, तो आप वो दे सकते हो। एरंडा हृतिकी भी बहुत ही एक्सपीरियंस की हुई है। त्रिवृत्त चूर्ण, ये सब को इच्छा विधि बहुत ही ज़्यादा हाईली परकेटी हो जाती है। अगर आपको छोटे से तरीके से देना है, 4-5 वीक का देना है, तो आप एरंडा रहती की बढ़िया 2 टैबलेट खिला दो रात में। और उसमें महाकषाय में बताएगी द्राक्षा हो गया, काश्मरिया हो गया, काश्मरी का फल, गंबारी, परिषक हो गया, अभया, हरित की तो है ही बताइए। अमल की भी विरेचन कर देती है, उपयोग कर देती है। विविधक यानी कि त्रिपलाई हो गया पूरा। कुवल, बदर, करकेंदु, ये सभी बदर के पर्याय नाम है। पीलू, दशिमानी विरेचन उपयोगानि भवन, बहुत सारी विरेचन द्रव्य है। त्रिवृत्त हो गया, सब अलग अलग द्रव्य अलग अलग व्याधि के हिसाब से, दोष दासों के हिसाब से आप कर सकते हैं। ऐसा वमन विरेचन के बारे में बाकी का कल देखेंगे।